गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वाक्य अशुद्धि संशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वाक्य क्या होते हैं आप बताइए। देखिए, हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, ठीक है, तो उन विचारों को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, सामने वाले के सामने हम रख सकते हैं। किन दो तरह से? हम अपने विचारों को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। दो तरह से कैसे व्यक्त कर सकते हैं? पहला तो बोलकर, हमारे मन में जो विचार हैं, तो पहला कौन सा तरीका होता है हम किसी के सामने अपने विचारों को रखने का? बोलकर। हम बोलकर अपने अंदर के भावों को उसको समझा सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वह होता है लिखकर। ठीक है, लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने विचारों को एक नया रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो इसमें तो हम अशुद्धि कर देते हैं, जिससे समझ में नहीं आता। बोलते समय हम कई अक्षरों को गलत बोल देते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। उन्हीं अशुद्धियों को शुद्ध करना अशुद्धियों का संशोधन कहलाता है। ठीक है, कैसे? अब जब हम किसी वाक्य को लिखेंगे तो लिखने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, लिखने के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? कि वह वाक्य व्याकरण के नियमों से जमा हुआ होना चाहिए। वह जो सेंटेंस है जो लिख रहे हैं वह कैसा होना चाहिए? व्याकरण के नियमों से जमा हुआ होना चाहिए। कैसे? व्याकरणों के नियम से कैसे जमा हुआ होना चाहिए? देखिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 6th क्लास में हम पढ़ते हैं कि कर्ता ने है ना, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का भी के रे। ठीक है, ये संबंध में हे वो अरे हो जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध में का की। और अधिकरण में क्या होता है? एक और होता है अधिकरण। अधिकरण में पर। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के और अधिकरण में पर। अब ये देखिए कि कर्ता क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है किसी कार्य को करने वाला, जो किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, कर्ता का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला। क्या कहलाता है? कर्ता। कोई भी कार्य कर सकता है ना, तो वह क्या हो गया?
करने वाला क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, अब दूसरा होता है कर्म। कर्म क्या हो रहा है, जो कार्य हो रहा है। ठीक है, जो कार्य हो रहा है वह हो गया कर्म। ठीक है, वह हो गया कर्म। तो ये दो चीजें हैं, है ना। और क्रिया किस विधि से कर रहे हैं, किस विधि से हो रहा है, क्या कार्य, क्या क्रिया चल रही है ना, किसके द्वारा किया जा रहा है, किस वस्तु के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो कि एक सेंटेंस लिखने के लिए आवश्यक होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एक सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम एक किससे समझेंगे, सेंटेंस से। कैसे कि मथुरा का राजा, ठीक है, या राजा ही से ले लो। ठीक है, राजा अपने हाथ से, राजा अपने हाथ से राजा अपने हाथ से खजाने में से धन निकाल कर किसको देता है, भिक्षुक को, भिक्षुक को देता है। ठीक है, अब इसमें राजा क्या है, राजा है, राजा, राजा क्या हो गया इसमें, कर्ता हो गया। धन क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, हस्त क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, हस्त मतलब करण, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, हाथों के द्वारा कार्य हो रहा है। जिसके द्वारा कार्य होता है वह, जो जिस वस्तु के द्वारा कार्य होता है वह करण होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से मतलब हाथ से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को हाथ से, संप्रदान के लिए, अब किसके लिए दिया जा रहा है, भिक्षुक को। तो भिक्षुक क्या हो गया इसमें, भिक्षुक इसमें संप्रदान, भिक्षुक क्या हो गया इसमें, संप्रदान। हमने 6 विभक्तियां लिखवाई थी आपको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, है ना। तो भिक्षुक क्या हो गया, संप्रदान हो गया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग मतलब किस चीज से निकाल के, किस चीज से अलग करके, तो खजाने से। खजाना क्या हो गया इसमें, अपादान, खजाना हो गया इसमें अपादान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर मतलब खजाने से निकाल कर, है ना। संबंध, इसके बाद आएगा अपादान के बाद अधिकरण, कहाँ दिया, तो राजा ने अपने हाथ से खजाने से धन निकालकर भिक्षुक को देता है। कहाँ पर, यमुना तट पर।
तो अपादान। अधिकरण क्या होगा इसमें? यमुना तट। कहाँ दिया? यमुना तट पर। ये हो गया अपादान। ठीक है, ये हो गया अपादान। और जो दे रहा है, ठीक है, मतलब देना। देना क्या हो गया? ये हो गया क्रिया। देना, उसको दे दिया है ना, जो कार्य हो गया उसको क्या बोलेंगे? क्रिया। तो ये समझ आया आपको सातों विभक्ति। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य अशुद्धि संशोधन। ठीक है, अब आपको पता है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, अधिकरण क्या, कर्ता कर्म क्रिया क्या है ना। अब वाक्य सबसे पहली होती है इसमें कौन सी अशुद्धि होती है? अशुद्धि एक ही प्रकार की नहीं होती है ना, इसमें अलग अलग अशुद्धियां होती हैं। वाक्य लिखते समय कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो सबसे पहले जो अशुद्धि होती है क्रम संबंधी अशुद्धि। ठीक है, सबसे पहली अशुद्धि होती है वाक्य लिखते समय क्रम संबंधी, क्रम दोष, इसको बोलेंगे हम क्रम दोष। ठीक है, तो ये क्या होता है क्रम दोष? तो क्रम दोष होता है वाक्य के प्रत्येक शब्द को व्याकरण के अनुसार लिखना ही सही क्रम होता है। ठीक है, वाक्य जब हम लिखते हैं तो व्याकरण के नियम के अनुसार लिखना चाहिए। कैसे? जैसे कि कर्ता क्रिया और कर्म को उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। हमने आपको समझाया कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। तो कर्ता कर्म और क्रिया को क्या रखना चाहिए? उचित स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कि जहाज के डूबते ही कप्तान नीचे कूद गया, एक अशुद्ध वाक्य है। अपन अशुद्ध वाक्य लेंगे कि जहाज के डूबते ही कप्तान नीचे कूद गया। अब हमको क्या करना है? पहले इसमें वाक्य में क्या आएगा? कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया, मतलब क्या कार्य हुआ है। ठीक है, तो कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? कप्तान है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? कप्तान। अब कर्म क्या हो रहा है उसमें? जहाज डूब रहा है। ठीक है, तो कप्तान डूबते, ये कर्म हो गया। जहाज से नीचे कूद गया। कूदना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मतलब कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक है, अशुद्ध वाक्य आपका था कि जहाज के डूबते ही कप्तान नीचे कूद गया। व्याकरण का नियम इसमें हमने लगाया, तो कर्ता पहले आना चाहिए, कर्म बीच में आना चाहिए, क्रिया बाद में आनी चाहिए। तो कर्ता कौन है? कप्तान है। कर्म क्या हुआ है? जहाज डूब रहा था। ठीक है, और कार्य क्या किया उसने? वह कूद गया। तो ये सही हो गया, कप्तान डूबते जहाज से नीचे कूद गया। तो ये होती हैं क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि वह किताब जो कोने में रखी है वह बहुत अच्छी है ना। वह किताब जो कोने में रखी है वह बहुत अच्छी है। अब हम इसको जमा के कैसे लिखेंगे कि जो किताब कोने में रखी है वह बहुत अच्छी है। जब हम इसको जमाएंगे तो क्या होगा कि कहेंगे जो किताब कोने में रखी है वह कैसी है? बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं तो आप पर ही निर्भर करता हूँ, जाऊँ कहाँ? तो कहाँ जाऊँ? मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ, ये इसका सही रूप है। इसी तरह के बहुत सारे आपके बुक में भी दिए होंगे और हम बाद में लिखा भी देंगे। ठीक है,
अब आता है एक जे क्रम संबंधी दोष समझ में आया, क्रम से मतलब कर्ता कर्म को इधर उधर रख देना क्रम संबंधी दोष होता है, और उसको जमा के लिख देना उसके वाक्य की शुद्धि होती है। तो क्रम संबंधी दोष आपको समझ में आया। दूसरे नंबर का दोष है आपका पुनरुक्ति दोष। ये क्या होता है? पुनरुक्ति दोष क्या होता है? तो पुनरुक्ति दोष क्या होता है, देखिए पुनरुक्ति दोष होता है किसी भी शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग करना, चाहे वह पर्यायवाची के रूप में ही क्यों ना हो। मतलब किसी एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करना पुनरुक्ति दोष कहलाता है। किस तरह से, देखिए पहला है अशुद्ध वाक्य। पहले क्या लिखेंगे? अशुद्ध वाक्य। राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है। ठीक है, ये हो गया अशुद्ध वाक्य। इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? अब इसमें दो चीजें क्या आई हैं, देखिए प्रिय और स्नेही ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये दो बार आए हैं लेकिन इनको क्या करना है, सिर्फ एक ही बार आना है। मतलब क्या लिखना है यहाँ? राधा मेरी परम प्रिय है। ठीक है, ये शुद्ध रूप है इसका। इसमें से एक शब्द हटा दिया, स्नेही, या आप यहाँ स्नेही भी लिख सकते हैं या प्रिय लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करना है शुद्ध वाक्य लिखने के लिए। तो ये कहलाता है आपका पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष क्या होता है? किसी भी शब्द का दो या दो से अधिक बार आना पुनरुक्ति दोष कहलाता है। उससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और एग्जाम्पल देखिए इसके, आइए पधारिए आपका स्वागत है। मतलब अशुद्ध रूप क्या है इसका? आइए पधारिए आपका स्वागत है। आइए और पधारिए एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ठीक है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय स्थल और देखने योग्य एक ही चीज होती है। दर्शनीय और देखने योग्य एक ही बात है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम, कठोर और परिश्रम एक ही चीज है ना। इसलिए क्या लिखेंगे हम? कठिन परिश्रम किए बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ठीक है, अब भैंस का शक्तिदायक ताकतवर दूध होता है। भैंस का दूध कैसा होता है? शक्तिदायक और ताकतवर, दो शब्द आए हैं इसमें, तो क्या होगा? भैंस का दूध ताकतवर होता है। ठीक है, इस तरह ये हो गया आपका पुनरुक्ति दोष। अब दो दोष हो गए, दो समझ में आए। पहला है क्रम संबंधी, जो कि व्याकरण के नियम के खिलाफ लिखा हो, व्याकरण के नियम से नहीं लिखा हो, वह क्रम संबंधी दोष होता है। दूसरा पुनरुक्ति दोष होता है, जो कि बार बार किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो, वह होता है पुनरुक्ति संबंधी दोष। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको दो तरह के दोष बताए हैं। ये आप घर पर पढ़ेंगे और याद करेंगे।
उनकी पहचान आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला दोष है आपका संज्ञा संबंधी दोष। संज्ञा संबंधी दोष क्या होता है? संज्ञा अपन सभी जानते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा संबंधी दोष होता क्या है? अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम संज्ञा का प्रयुक्त करते समय उसके सही अर्थों से अभिज्ञ हो जाते हैं, मतलब उसका सही अर्थ हम उसमें नहीं रख पाते। वह क्या होता है? संज्ञा संबंधी दोष कहलाता है। जिन संज्ञा संबंधी शब्दों को हम सही अर्थ में नहीं लिख पाते वह संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। किस तरह? देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये इसका अशुद्ध वाक्य है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। अब घोर शब्द इसमें उचित नहीं है। ठीक है, इसमें घोर शब्द जो है वह उचित नहीं है। इसमें क्या आएगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब घोर नहीं होता, घनिष्ठ, नजदीक का संबंध होता है, वह इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, उनके गले में मोती की कड़ियां हैं। कड़ियां शब्द इसमें उचित नहीं है, कड़ियां शब्द इसमें अनुचित है। इसमें क्या आएगा? उनके गले में मोती की लड़ियां हैं। ठीक है, अगला है आपका निरपराधी को दंड देना अनुचित है। ठीक है, अब इस वाक्य के लिए निरपराधी शब्द जो है वो अनुचित है। इसमें आएगा निरपराध को दंड देना अनुचित होता है। ठीक है, 3 प्रकार के दोष हमने आपको बताए हैं वाक्य में, ये आप अपने घर पे पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। ओके।